Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. दोस्तों एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। देखिए अभी जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ है उस वाले वीडियो में इस सीरीज़ में हम स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स आए हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ें उसके पहले किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से उसके बारे में आपको बता दूं। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर जनरली मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं। अगर हम क्वेश्चंस के नेचर्स की बात करें तो देखिए कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, चाहे वो इंडियन स्पेस एजेंसी का हो या नासा का हो या कोई और दूसरे दुनिया की स्पेस एजेंसी है और उसने कोई ऐसा मिशन लॉन्च किया है जिसका ह्यूमैनिटी में या स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो अपने आप में यूनिक है, तो उस मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। दूसरा दोस्तों, कोई बड़ा टेलीस्कोप वगैरह है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है अगर उसकी भी कुछ स्पेशल क्वालिटी हो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस में हमको थोड़ा सा गहराई में भी पता होना चाहिए, जैसे नासा वगैरह कुछ मिशंस हैं अगर मार्स से संबंधित, जैसे आर्टिमस मिशन वगैरह है तो उसके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट हैं और टेक्नोलॉजी हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो जनरली हमको ये है कॉन्सेप्ट के लेवल में ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि जो चीज़ भी हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्टलाइज वो चीज़ कैसे काम करती है। जैसे कि मैं कुछ और आपको एग्जांपल दूं दोस्तों, तो जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया था सोलर फ्लेयर्स के बारे में, तो उसमें मतलब कौन कौन से वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। तो क्या है कि जनरली हम इस टॉपिक के बारे में सोलर फ्लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है उसमें जो ऑप्शन दिए थे बहुत सारे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के मिशन से संबंधित थे। तो हमको थोड़ी सा स्पेस टेक्नोलॉजी का भी आइडिया रहता तो हम जल्दी से उसको आंसर दे सकते थे। फिर एक और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो ऑर्बिटल बॉम्बार्डिंग सिस्टम के ऊपर आ गया। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो भी आप उसका आंसर गैस करके दे सकते थे। तो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, हम वो चीज़ समझें। और प्रीलिम्स के लिए कुछ तथ्यात्मक जानकारी उसके ऊपर। फिर जैसे हमारे इसरो के ज़्यादातर जो जो भी मिशन हैं दोस्तों वो अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जैसे कि मार्स मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर इंडिया खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इनके ऊपर आने वाले टाइम पर भी संभावना बनी रहती है कि कुछ ना कुछ अपडेट चलता रहता है। तो इसलिए एक बार अगर हम इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ज़्यादातर हमारे ये टॉपिक जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही है टोटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर पहली न्यूज़ ये है कि जो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन था MOM, उसका अंतरिक्ष यान का ग्राउंड स्टेशन में जो संपर्क था, ये जो हमने मिशन छोड़ा था इसका ग्राउंड स्टेशन से जो भी संपर्क था वो टूट गया है। और इस प्रकार जो हमने 8 साल पहले 2014 में जो मंगलयान मिशन जो लॉन्च किया था वो एक प्रकार से वो मिशन अब समाप्त हो गया है। तो दोस्तों अगर हम इस मिशन के उद्देश्यों की बात करें और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन सी अलग अलग तत्व शामिल थे उनके बारे में देखें तो देखिए इसका जो उद्देश्य था ये हमारा इंडिया का पहला ऐसा मिशन जो किसी और दूसरे ग्रह पर भेजा गया था। क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू से डेवलप हुई है वो पहले हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए हुई है कि हमारी अपनी देश के नेशन के लिए किस तरीके से वो बेनिफिशियल हो सकती है। अब चूंकि हम इकोनॉमिक तौर पर समर्थ हो रहे हैं तो हम जो है दूसरे जो ग्रह हैं वहाँ पर भी अपने मिशन जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में दोस्तों हमारा ये पहला मिशन था मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि 2014 में छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था भाई कि मंगल ग्रह में धरातल की विशेषताओं का पता लगाना कि वहाँ पर मिनरल्स वगैरह कौन कौन से हो सकते हैं। फिर वहाँ पर स्थलाकृति का अध्ययन लगाना और मंगल के क्लाइमेट जो एटमॉस्फेयर है उसका अध्ययन करना। तो ये इसका इंपॉर्टेंट मिशन था। वहाँ पर और भी संसाधन भाई की एनर्जी की कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, वाटर वगैरह की कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, तो ये संसाधन हम देखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर तकनीकी जो हमारा उद्देश्य था वो उसका उद्देश्य ये था कि हमारी जो अन्य ग्रहों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी क्या है अब हम इकोनॉमिक तौर पर समर्थ हो रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कि अन्य जो ग्रह हैं वहाँ पर भी हम मिशन भेजें। तो वहाँ पर योजना जो डिज़ाइन वगैरह है, मैनेजमेंट वगैरह है या उससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है जब हम मिशन लॉन्च करेंगे तभी तो वो डेवलप कर पाएंगे। तो वो चीज़ें भी करना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूँ। तो जब भी कोई मिशन वगैरह छोड़ेंगे तो हमको ये चीज़ क्लियर रहेगी कि भाई असल में हम क्यों भेज रहे हैं मिशन वगैरह। हमने पूरा ये स्पेस टेक्नोलॉजी है जो कुछ भी डेवलप किया वो क्यों हम मिशन में अंतरिक्ष में या कुछ ना कुछ ये मिशन वगैरह लॉन्च करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह की बात करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि हम स्वभाव से जिज्ञासु हैं। तो हम जानना चाहते हैं भाई ये जो अर्थ है, पृथ्वी का जो
उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार से हुई, दूसरे ग्रह किस प्रकार से इससे संबंधित है, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि अगर कभी ऐसा होता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर संकट आ जाता है कि भाई कोई और जो क्षुद्र ग्रह वगैरह, कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड वगैरह आके पृथ्वी से टकरा जाता है, या कोई और ऐसी सोलर फ्लेयर्स की बहुत बड़े लेवल पे कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कोई गैलेक्सी में कोई हमारी डिस्टर्बेंस आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो देखिए ये सब चीज़ें तो हमको पहले पता ही नहीं थी कि भाई अलग अलग ग्रह हैं और उपग्रह हैं और गैलेक्सियाँ हैं, ये बहुत सारी अन्य गैलेक्सियाँ हैं। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने अगर मंगल पर जीवन खोज लिया तो हम कुछ लोगों को वहाँ पर सेटलमेंट करने के लिए भेज सकते हैं, उस तरीके से मानव सिविलाइजेशन का वहाँ पर ही विस्तार कर सकते हैं। फिर रिसोर्सेज की बात है दोस्तों, क्योंकि एक टाइम तो आएगा जब अर्थ में अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनका उपयोग कर लेंगे, तो फिर हमको एक नई ऐसी प्लेनेट चाहिए जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज ला सकें और ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंटिन्यू कर सकें। फिर दोस्तों अब कुछ नए सेगमेंट भी हैं कि भाई टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। टूरिज्म, अब स्पेस टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। स्पेस एक्स वगैरह और भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पिछले 2-4 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ते हैं जब भी हम स्पेस के बारे में बात करते हैं, देखिए तो ज्योग्राफी हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में जो वायुमंडल की परत है वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल, यानी 400 किलोमीटर का बाहर का जो हिस्सा है वो आयन मंडल में आ जाता है। तो हमारे जो मिशन वगैरह होते हैं हम वहाँ पे भेजते हैं और फिर रेडियो वेव्स का उपयोग करके हम अर्थ की जो टॉपोग्राफी है या अर्थ में जो जियो स्पेशियल डेटा है, गूगल मैप वगैरह, ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करते हैं जो हमारे ह्यूमन जो सिविलाइजेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, हमारी नेशनल की सिक्योरिटी वगैरह के लिए। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, तो इसको लेके हम करते हैं। तो कोई भी मिशन हम भेजेंगे, जैसे हम इसको पढ़ने के पहले मैंने आपको बता दिया, तो आप ये बातें ध्यान में रखिएगा, तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। फिर दोस्तों इस मिशन के थोड़ी सी तथ्यात्मक बात करें तो हमने क्या है, ये जो मिशन हमने लॉन्च किया था तो उसके लिए हमने जो व्हीकल यूज़ किया था वो था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 के जरिए हमने इसको लॉन्च किया था। और ये भारत का क्या है, पहला अंतर्ग्रही मिशन था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि दूसरे ग्रह पर भेजा गया था। फिर और ये जो हमने मिशन छोड़ा था दोस्तों, वो रूस, US, यूरोपीय संघ के बाद मंगल पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया था। कुछ और बात करें तो ये क्या है, 850 किलोग्राम ईंधन और 5 वैज्ञानिक अनुसंधान पेलोड्स अपने साथ ले गए। तो पेलोड्स का मतलब दोस्तों अलग अलग जो उसमें पर्पस के लिए कुछ मशीनीकृत इंस्ट्रूमेंट रखे गए थे, जैसे लैंडर है, रोवर वगैरह है, तो ऐसे 5 पेलोड्स हमने रखे थे जो वहाँ पर जाके एक्टिविटी करेंगे अपनी। और इसमें जो 800, तो ये ईंधन कितना रखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये पेलोड्स के बारे में भी अभी हमने जान लिया। फिर आने वाले टाइम पे कोई और मिशन में जब आएगा कि ये रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा अंतरिक्ष यान है, इसको जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है इसके द्वारा इसको ट्रैक किया जाता था। ये मतलब जो भी मिशन हमने देखा कि इससे नेटवर्क कट गया है, तो ये बेंगलुरु में जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है ये वहाँ से कनेक्ट करता है इस मिशन के बारे में। 5 पेलोड्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है, एक मार्स कलर कैमरा लगा हुआ था। ये क्या करता कि मंगल की सतह की जो है इमेज लेता, पिक्चर लेता, और इन तस्वीरों को ऑर्बिटर के अन्य उपकरणों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ एडजस्ट किया जाता था। और फिर ये मंगल पर घटने वाली घटनाओं की जानकारी भी इस प्रकार से कैमरा लेके हमको प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर इसमें क्या है, एक लाइमैन अल्फा फोटोमीटर लगा हुआ था। ये जो फोटोमीटर है दोस्तों, तो जो मंगल का आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के अनुपात का ये पता लगाता, ताकि हमको ये पता चल सके कि इस ग्रह पर जो वर्तमान में जल मौजूद है या अतीत में मौजूद था या नहीं था। तो ये इसका पर्पस था। फिर एक थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर दोस्तों इस पर लगा था। तो ये क्या है, इंफ्रारेड जो वेव्स हैं उनका उपयोग करके यहाँ पर जो थर्मल उत्सर्जन जो किया जाता है मंगल के द्वारा, उसके माध्यम से वहाँ की संरचना क्या है मंगल की और मानचित्र क्या है उससे पता लगता है। जैसे कि मैंने आपको जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में बताया था, ये कैसे हम रिमोट सेंसिंग में क्या है, दूर से उपग्रह जो होते हैं वहाँ से अलग अलग वेव्स छोड़ के हम डेटा कलेक्ट करते हैं और पता लगा पाते हैं। फिर उन वेव्स की जो हमारे पास जो डेटा होता है उनकी स्पीड का ऑब्जर्व करके कि भाई वहाँ पे कौन से रिसोर्सेज, इस तरीके से इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर इस तरीके से उपयोग करके मार्स में कौन कौन सी उसकी स्ट्रक्चर है या कौन कौन सी खनिज उसका पता लगाता। फिर दोस्तों ये है मार्स एक्सोफेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। तो ये क्या है कि मंगल के बाहर, जो मंगल ग्रह के जो बाहर में, जैसे हमारे यहाँ पर मौसमी कौन कौन से चेंज आते हैं तो उसके बारे में इसका अध्ययन करता। फिर दोस्तों यहाँ पर एक मीथेन सेंसर लगा हुआ था, जो ये जो मीथेन सेंसर था वो मंगल ग्रह के मंडल को स्कैन करेगा और पार्ट्स पर बिलियन तक के मीथेन को, मतलब कि
किस लेवल पे मीथेन का प्रेजेंस है उससे पता लगा था। कुल मिला के हमको वहाँ का जो एटमॉस्फेयर समझना, उसके पर्पज से हमने एक मार्स कलर कैमरा, लाइवमैन अल्फा फोटोमीटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मार्स एक्सोपेरेक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और मीथेन सेंसर हमने लगाया था, ताकि हम वहाँ के जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसका पता लगा सकें, वहाँ क्लाइमेट का अध्ययन का उपयोग कर सकें। फिर दोस्तों हम इस मिशन की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो क्या है कि इस यहाँ पे गैसों का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी कंपोजिशन है, तो उसके बारे में हमको इस मिशन के माध्यम से हमको पता लगाने में थोड़ी सहायता मिली है। फिर जो वायुमंडल में, जो मंगल ग्रह का जो वायुमंडल में जो ऑर्गन 40 परमाणुओं की खोज का श्रेय भी इसको दिया जाता है। ऑर्गन 40 जो है परमाणु वहाँ पर पाए जाते हैं उसके बाहर एटमॉस्फेयर। फिर दोस्तों ये जो पहली बार क्या है, मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों में से एक डीमोस के सुदूर हिस्से की तस्वीर ली है। देखिए मंगल के 2 उपग्रह हैं, तो उसका एक जो डीमोस है उसके बारे में हमको तस्वीर लेके पता चली है। फिर इस मिशन ने जो है दोस्तों मंगल ग्रह में जो ध्रुवीय बर्फ है उसके आवरण बनने संबंधी अंतराल को भी कैप्चर किया है कि वो कब बनता है और कब वो है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट मिशन की बात करें साथियों, तो यहाँ पे क्या है, एक नासा का परजीवरेंस मिशन है जो कि मार्स के लिए अन्य मंगल मिशन जो अभी कार्यरत है। एक है होप मिशन है जो संयुक्त अरब अमीरात का है, एक तियानवेन मिशन है जो चाइना का है, नाम ही से क्लियर हो रहा है, और एक है मार्स मून एक्सप्लोरेशन जो कि जापान का मिशन है। तो ये चारों के बारे में हमको ध्यान में रखना है। यूपीएससी क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये मिशन किसका है, कहाँ पर भेजा गया, किस उद्देश्य से भेजा गया है। थोड़ा सा दोस्तों हम अगर नासा के परजीवरेंस रोवर की बात करें, ये जो नासा का जो मिशन भेजा गया है परजीवरेंस मिशन मंगल में, तो इसमें क्या है, ये नासा की जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है नासा का, उसका एक हिस्सा है, और एक प्रकार का ये रोबोटिक एक्सप्लोरेशन के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है ताकि हम मंगल का एक्सप्लोरेशन कर सकें। तो यहाँ पे क्या है कि हाल ही में यहाँ पे न्यूज़ ये है कि मंगल ग्रह के जो जेजेरो क्रेटर से प्राप्त अग्नि चट्टानों के नमूने को एकत्र किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे अर्थ की जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, वहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। वहाँ पे जैसे कि इसी प्रकार से मार्स में जो क्रेटर है वहाँ पे जिजेरो क्रेटर, वहाँ के चट्टानी नमूनों को इसने एकत्र किया है, और इस क्रेटर को साउथ साइताहे भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप नाम याद रखिएगा, जिजेरो क्रेटर और साउथ साइते, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस जो नमूने हैं ये इनको एक 3 फॉक्स करके हमने एक नाम दिया है, मार्स में एक लोकेशन को वहाँ पर रख दिए गए हैं। ये एक प्रकार का क्या है, किसी अन्य दुनिया में स्थापित पहला एक प्रकार का डिपो है जहाँ पर हम सामान रख देते हैं, हमने जो भी काम की चीज़ है, तो वहाँ पर हमने जो भी नमूने इकट्ठे किए वहाँ पे हमने रख दिए हैं, ताकि अगर ये मिशन असफल भी हो जाता है, वापस नहीं आ पाते, तो हम किसी और मिशन के माध्यम से जो भी हमने नमूने कलेक्ट किए हैं वहाँ पर उनको अर्थ में लेके आ सकें। तो इसको रखा गया है। फिर दोस्तों इसने क्या है, मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस का सूर्य ग्रह भी कैप्चर किया है। मंगल के 2 इंपॉर्टेंट जो उपग्रह हैं, चंद्रमा है, एक डेमोस और एक है फोबोस, तो इसमें से इसने क्या है, परजीवरेंस रोवर ने इसने फोबोस के सूर्य ग्रह को कैप्चर किया है कि वहाँ पर सूर्य ग्रह कैसे आता है। फिर इसी से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन है साथियों कि मार्स ऑक्सीजन इंसिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसको क्या है, ये जो मॉक्सी करके नामक ये तकनीक है, इसको मंगल ग्रह के वायुमंडलीय घटकों की सहायता से वहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। इसको इस हिसाब से डेवलप किया गया है कि मंगल ग्रह में अभी जो प्रेजेंट का क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उससे कैसे ऑक्सीजन बना सकते हैं। और इसको जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा भेजा गया है परजीवरेंस रोवर के माध्यम से। तो इसने क्या किया है कि वायुमंडलीय घटकों का उपयोग करके मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर लोगों को अपने छोड़ते हैं, वहाँ पर ले जाके लोगों को बसाते हैं, तो ऑक्सीजन के बगैर तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा इस तरीके से हमने ये टेक्नोलॉजी जो है MIT ने विकसित की थी, और इसको जो है उसको भी हमने वहाँ पर सफलपूर्वक देखा है। हालांकि हाँ, वो कितने बड़े स्केल पर किया सकती है वो आने वाले टाइम पे देखा जाएगा। और यहाँ पर फिर मेंस में भी इस क्वेश्चन, ये जो परजीवरेंस मिशन है इसको और मेंस में भी संभावना बन जाती है। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये मिशन जो छोड़े जाते हैं अलग अलग स्पेस सैटेलाइट्स, इसके लिए हम एक लॉन्च व्हीकल का उपयोग करते हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं रॉकेट के तौर पर। तो यहाँ पर पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो PSLV ने अपने 55वें मिशन PSLV C-53, देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो उसका जो वाला वो लेके जाते हैं जो भी मिशन, तो फिर उसको 50 C-53 C-52 इस तरीके से नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि न्यू स्पेस इंडिया जो कि एक इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच है, अभी हाल ही में सरकार ने उसको बनाया था, तो ये उसका एक दूसरा वाणिज्यिक मिशन है। इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाई गई थी ताकि इसरो के जो मिशन है कॉमर्शियली इसको कैसे और वाइबल बना सके, दूसरे देश के जो उपग्रह वगैरह उनको छोड़ने के लिए
ये जो कंपनी है वो उनसे डील करती है और फिर इसरो जो है उन सैटेलाइट्स को छोड़ती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों यहाँ पे कि हम अलग अलग टाइप के जो व्हीकल्स हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है और LVM थ्री जो है, इनके बारे में देखें। तो दोस्तों अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे छोटा वाला जो हमारा अभी प्रेजेंट का हाल ही में हमने डेवलप किया हुआ है वो है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण, जैसे कि यहाँ पे मैं चरण की बात करूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका एक हिस्सा ये होता है, ये वाला, इसको स्ट्रैप ऑन बूस्टर कह देते हैं, यहाँ पर ये 2 दिख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जब एक लेयर ये जाता है कुछ समय के बाद ये इसका जो फ्यूल है ख़त्म हो जाता है, फिर ये लेयर अलग हो जाती है, तो फिर आपको ये कट जाएगी, फिर यहाँ कहीं से ये दूसरी लेयर होगी, फिर ये भी जाएगी, कुछ समय बाद ये भी खत्म, इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगी, फिर इसका ये तीसरा जो रहेगा वो मिशन रहेगा, और आखिरी में जो भी हमारा जो भी पर्पजफुल मिशन है वो यहाँ पर रखा होगा तो उसको जाके स्पेस में छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इसकी अलग अलग दोस्तों जो स्टेजेस होती हैं, तो इस स्टेजेस के बेस पे क्या है, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली वाली जो स्टेज होती है वो उसमें सॉलिड फ्यूल रखा जाता है, सॉलिड स्टेट होती है। फिर लिक्विड फ्यूल हम इस पर रखते हैं। तो ये एक 3 चरण वाला रॉकेट होता है। पहले चरण, तीनों चरण इसमें ठोस जो है सॉलिड फ्यूल हम इसमें रखते हैं। आखिरी में हालांकि जो है यहाँ पे एक टर्मिनल चरण के तौर पे लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाता है जब उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जो भी स्पेस मिशन हमने रखा हुआ है। इसकी अगर हम थोड़ी सी पेलोड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 500 किलोमीटर की कक्षा में, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 400 किलोमीटर के बाद स्पेस जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि किसी ने कोई ने स्पेस की यात्रा की है तो वो ये आप मान लीजिए 400 किलोमीटर के ऊपर के हिस्से में गए। ये उतने ज़्यादा नहीं जाते, जैसे कि अभी वर्जिन गैलेक्सी करके जो कंपनी है उसके कुछ लोग गए थे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, 500 किलोमीटर की अच्छी कक्षा तक की जो दायरा में जो मिनी माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स हैं जिनका वजन 10 से 500 किलोग्राम तक का जो पेलोड है, मतलब 10 से 500 किलोग्राम तक के जो भी सैटेलाइट्स हैं उनको ये ले जा सकता है। और इनके इसके 3 चरण होते हैं। चौथा और जिसमें एक और चरण है वो टर्मिनल चरण के तौर पर लिक्विड फिर जो है प्रणोलल पर आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों जो दूसरा है, ज़्यादातर मामलों में हम यूज़ करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें क्या है, 4 चरण होते हैं। जो पहला और तीसरा चरण होता है वो सॉलिड होता है और दूसरा और चौथा चरण इसमें लिक्विड होता है। दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और अभी हाल ही में ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसी न्यूज़ में रहा है, इसको हाल ही में डेवलप किया गया है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है कि ये सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं के लिए 1750 किलोग्राम तक जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वहाँ पर जी 1750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट वजन के या पेलोड्स को वहाँ पे ले जा सकता है। फिर तीसरा है जो दोस्तों जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण है। इसका मतलब है कि जो हमारी इक्वेटर है, जैसे पृथ्वी की लाइन है, इसी की स्पीड से घूमने वाला जो ऑर्बिट है, इसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, अभी फिर से आएगा ये ऑर्बिट वाला आर्टिकल, तो वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो वहाँ पर ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यानी GSLV Mark 2। तो ये 3 चरण वाला ये भी है। इसमें पहला चरण ठोस चरण होता है, सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है। दूसरा चरण जो है लिक्विड फ्यूल का, तीसरा चरण जो है क्रायोजेनिक। अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा। फिर इसमें क्या है, भूतुल्यकालिक कक्षा के बारे में क्या है, 2250 टन तक जो है 2250 टन तक की जो क्षमता वाले जो है उसमें वो ले जा सकते हैं पृथ्वी की निचली कक्षा में, और निचली कक्षा में जो है 6 टन तक। और दोस्तों यहाँ पे बाई मिस्टेक लग गया है, जो ऊपर 2250 ये 2250 किलोग्राम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम निचली कक्षा में 6 टन ले जा रहे हैं तो 1 टन का मतलब हो गया 10 क्विंटल, यानी कि 1000 किलोग्राम। 6 टन है 6000 किलोग्राम। तो अगर हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाना तो हम कम ही ले जाएंगे, तो 2250 किलोग्राम होगा। फिर यहाँ पर भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करें, मैक 3 की, MK3 की, LVM 3 की बात करें, तो इसमें दोस्तों लिखा गया पहला, देखिए इसमें बाई मिस्टेक लिखा है, इसको मैंने रेक्टिफाई किया है, क्रॉस चेक किया था इसरो की वेबसाइट से। तो वहाँ पे क्या है, जो पहला चरण होता है वो हमेशा सॉलिड फ्यूल वाला ही उपयोग होता है, दूसरा चरण लिक्विड हो सकता है। पहला चरण इसलिए कि जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर ये जो स्ट्रैप ऑन इनको बोला जाता है, यहाँ पे ये लगे होते हैं, या यहाँ पे ये लगे होते हैं, 2 लगे हैं दोनों साइड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसके लिए आपको
यहाँ पे नीचे जो है हमको थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो पहला चरण है उसमें ठोस फ्यूल रखा जाता है। तो पहला चरण इसमें भी जो है सॉलिड फ्यूल रखा जाता है, सॉलिड स्टेज, फिर दूसरा लिक्विड से, और तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज में क्या होता है कि असल में ये बहुत कम टेम्परेचर में -270 और -180 डिग्री सेल्सियस के समथिंग वहाँ पर हम फ्यूल को स्टोर कर सकते हैं, और हीलियम वगैरह उसका हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, हाइड्रोजन हीलियम का। तो इस तरीके से हम उपयोग करते हैं इसका। और उसके लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी तीसरे स्टेज पे फिर उपयोग की जाती है, किसमें, जीएसएलवी में, जीएसएलवी मार्क 2 में और LBM 3 में, जिसको हम मार्क 3 भी बोल सकते हैं, मार्क 3 बोलते हैं। तो इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों, वो जो निचला जो लोअर ऑर्बिट है वहाँ पे 4 टन तक या 8 टन तक, और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है यानी कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, वहाँ पे 4 टन तक ये वजन ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिट की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताऊँ अगर अच्छे से, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है, ये इसमें ये जो इस टाइप की लाइन है ये हो गई अपनी अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड, और ये जो खड़ी वाली रेखा हो गई ये है लॉन्गिट्यूड, इस तरीके से। तो ये हमने मान लो यहाँ पर हो गया अपना नॉर्थ पोल, और यहाँ पर हो गया अपना साउथ पोल। तो ये जो है अपनी अर्थ हो गई। अब इसमें क्या है, जो अलग अलग ऑर्बिट्स की बात कही है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें जियो, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सबसे भारी वाले सैटेलाइट होते हैं जिनको हम छोड़ते हैं, तो ये जब हम भू स्थिर कक्षा यानी कि जियो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, तो इसमें जो भी हम सैटेलाइट वहाँ पे ले जाके अगर प्रक्षेपित करते हैं, जैसे इस वाले ऑर्बिट में हम रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अराउंड 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, और ये जैसे कि हमारी अर्थ होती है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, उसी तरीके से सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, तो एक ही स्टेशन पर रखा जाता है। जैसे कि हमारे DTH वगैरह के लिए जो उपग्रह उपयोग होते हैं वो हम वहाँ पर रखते हैं, तो वो एक खास लोकेशन में हमको रखा जाते हैं, ताकि जो भी जो जियो अर्थ ऑर्बिट में जो भी रखा गया सैटेलाइट है तो वो वहाँ से कैप्चर कर सके, और इस तरीके से वो सैटेलाइट सिस्टम काम कर सके, चल सके। फिर दूसरा दूसरा दोस्तों जो हमारा टीवी का सिस्टम है वो चल सके। फिर दोस्तों इसके बाद जो पृथ्वी की निचली कक्षा है लोअर अर्थ ऑर्बिट, तो यहाँ पे बोला जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोअर अर्थ ऑर्बिट हो जाता है। यहाँ पे जनरली जो है पृथ्वी के करीब वाली कक्षा, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे अराउंड पे, अब देखिए जो पहले वाला जो मैंने आपको बताया, ये चूंकि बहुत दूर पे रखा है, बहुत बड़ा घेरा कवर कर रहा है, इसको टाइमिंग भी ज़्यादा लगता है, तो ये अराउंड उसका जो साइकिल का जो टाइम होता है पृथ्वी को कवर करने का, ये उतना ही होता है जितना पृथ्वी का टाइम होता है। और जो ये वाला ऑर्बिट है लोअर अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे क्या है, अराउंड इसमें 160 किलोमीटर के ऊपर से पृथ्वी के बाद में जो दौर स्टार्ट हो जाता है, तो ये लगभग 1000 किलोमीटर तक यहाँ पे रेंज में कवर होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम सैटेलाइट रखते हैं, ये 90 मिनट से लेके 120 मिनट तक में ये अर्थ का एक चक्कर लगा लेते हैं। फिर हम पोलर ऑर्बिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो पोलर ऑर्बिट होते हैं, तो ये पृथ्वी का इस तरीके से चक्कर न लगा के नॉर्थ टू साउथ जो चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हम बात करें कुछ इस तरीके से कि अगर ये इस तरीके से जो नॉर्थ टू साउथ चक्कर लगाएंगे एक प्रकार से, उनके बारे में हम कह सकते हैं ये कहलाए जाते हैं अपने ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट। फिर इसी सीक्वेंस में दोस्तों फिर आगे हम बात करें कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के बारे में, तो दोस्तों एक और जो होता है वो है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसमें क्या होता है कि वो उपग्रह जो होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में परिक्रमा करते हुए, जैसे कि मैंने नॉर्थ और साउथ पोल बताया, तो इस पर चक्कर करते हुए वो सूर्य के तुल्यकालिक होते हैं। सूर्य के जो साथ जो है जो सूर्य का इक्वेटर एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसके तुल्यकालिक रखे जाते हैं। तो ये 4 ऑर्बिट्स हो गए। फिर साथियों यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नाभिक के बारे में है। तो नाभिक क्या है, ये हमारा एक प्रकार से स्वदेशी GPS सिस्टम है। यहाँ पे न्यूज़ ये है कि सरकार ने क्या है जो स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरर हैं विनिर्माता, उनको बुलाया था और उनको बोला कि अगले वर्ष से जो भी आप स्मार्टफोन्स बना रहे हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो नाविक जो नेविगेशन प्रणाली है इसको सपोर्ट करे, ताकि अभी जो GPS की डोमिनेंस है जो कि अमेरिका लेड एक सिस्टम है उससे हम बाहर आ सकें और अपने स्वदेशी इंडियनाइजेशन को जो है हम बढ़ावा दे सकें। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा पूर्णतः स्वदेशी तौर से डेवलप जो है ये GPS सिस्टम है, इसका हमने नाम दिया है नाभिक। इसमें हमने 7 सैटेलाइट छोड़े हैं। 7 सैटेलाइट अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो इसमें से जो 3 सैटेलाइट हैं वो जियो अर्थ ऑर्बिट में रखे गए हैं यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और जो 4 सैटेलाइट हैं वो जो भूतुल्यकालिक कक्षा में रखे गए हैं।
और दोस्तों जैसे कि जीपीएस है वो अराउंड जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, उसमें अराउंड 24 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन हमारा ये जो खुद का सिस्टम है ये इंडिया से आसपास की 1500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है, 1500 किलोमीटर के रेंज को कवर करता है। कुछ और तथ्यात्मक जानकारी की बात करें दोस्तों, तो इसका जो पहले नाम हुआ करता था उसको IRNSS, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम बोला जाता था। अभी लेकिन हालांकि इसका नाम नाविक कर दिया गया है। हमने इसकी रेंज की बात कर ली दोस्तों। फिर यहाँ पे ये जो आगामी L1 स्पेक्ट्रम बैंड को नाविक में जोड़ना है, जो जीपीएस का हिस्सा है। अभी जो बात कर रहे हैं इसमें L1 आने वाले जो टाइम पे जो अपडेट इसमें करना है, L1 जो स्पेक्ट्रम बैंड है इसको जोड़ा जाएगा, जो कि जो जीपीएस का भी वर्तमान में हिस्सा है। इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे असेन यानी कि जो पीपल्स यूज़ करते हैं जीपीएस वगैरह मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, उसके उद्देश्यों को उपयोग किया सकता है और उसको सफल बनाया सकता है। अभी जीपीएस किया है, फिर हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो ये जीपीएस के बारे में देख लिया दोस्तों। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सका है, इसलिए अब जो है संभावना कम हो जाती है। थोड़ा सा हम इसके उपयोग की बात करें और दुनिया में और कौन से सिस्टम उसके बारे में बात करें, तो नाविक के उपयोग के बारे में क्या है कि ये वाहन की ट्रैकिंग में उपयोग हो सकता है। जो अभी हम जीपीएस का उपयोग करके ट्रैक करते हैं कोई वाहन, उसका उपयोग हो सकता है। फिर जो समुद्र में जो हमारे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे हैं जो फिशिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो उनके बारे में चेतावनी जारी करने में इसका उपयोग हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ट्रैकिंग वगैरह की सकती है, और भी मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं जो अभी हम जीपीएस का उपयोग कर सकते हैं, करके उपयोग करते हैं। तो अगर आपने ये पढ़े भी तो आप ऐसे कैसे कीजिए कि अच्छा मोबाइल में जीपीएस का उपयोग करते हैं तो उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, तो इसको और कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन इसके किए सकते हैं आने वाले टाइम पे। बस वैसे हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि क्या है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अब वो यात्रा वगैरह के लिए जाते हैं कहीं पे, तो हम उसमें भी तो उपयोग कर सकते हैं ना। जैसे मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, गाइड डिवाइस उनको दे दें तो लोकेट कर सकते हैं हम परमानेंट कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम सीनियर सिटीजन की सुरक्षा इंश्योर कर सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। फिर अलग अलग चार सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि यूएसए का है, क्लोनास जो सिस्टम है वो रसिया का है, गैलीलियो जो है यूरोपियन यूनियन ने डेवलप किया हुआ है, और जो चाइना का अपना जीपीएस सिस्टम है उसका नाम है बायडू। इसके अलावा दो अन्य प्रणालियां हैं, जैसे भारत का नाविक और जापान का QZSS। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जो यहाँ पे न्यूज़ ये आई है दोस्तों कि यहाँ पर जो AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्या है कि जो गगन आधारित, गगन एक ऐसा सिस्टम था साथियों, पहले तो हम गगन के बारे में बात कर लें और फिर उसके बेस पे LPV पद्धति का उपयोग करते हुए इसका जो उड़ान है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। LPV मतलब लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस। देखिए उसके बाद हम आते, पहले हम उसके पहले बात करें तो जो गगन सिस्टम है इसका मतलब है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसमें क्या है, भारतीय उपग्रह आधारित जो हमारी प्रणाली है उसका उपयोग करके, मतलब ये इसरो और AAI के बीच में एक एग्रीमेंट है, ताकि जो ये गगन के माध्यम से जो हमारे GPS एयरपोर्ट जो सेगमेंट है, मतलब जो हमारी फ्लाइट वगैरह जो सिस्टम का भी उपयोग करती हैं, तो उसके लिए हमारा ये स्वदेशी सिस्टम है जो अभी GPS का उपयोग किया जाता है। तो ये गगन है जिसको इसरो ने और AAI ने मिलकर इसको डेवलप किया। और अभी विश्व में और ऐसे चार सिस्टम की में से एक है, ओनली चार ही सिस्टम है। एक है WAAS संयुक्त राज्य अमेरिका का, एक है EGNOS जो कि यूरोप का सिस्टम है, और MSAS ये जापान का सिस्टम है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये लोकलाइजर परफॉर्मिंग्स विथ वर्टिकल गाइडेंस। तो वर्टिकल गाइडेंस का है कि अर्थ से जैसे कोई भी विमान वगैरह जो वो उड़ रहा है तो उसकी अर्थ से एक्चुअली कितनी हाइट वगैरह में उड़ रहा है, इसके बारे में उसको क्या गाइडेंस वगैरह चाहिए है या जो भी इसको सपोर्ट चाहिए, तो उसके माध्यम से ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो संभव बनाता है। ये पद्धतियाँ क्या होती हैं कि जब इसको ऑपरेट किया जाता है तो इसमें फिर भूमि पर स्थित जो नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी आवश्यकता नहीं होती, और वो जो हमारा गगन सिस्टम है उसका उपयोग करके जो उनकी उड़ान वगैरह सफलतापूर्वक सफल की जा सकती है। सक्सेसफुल जो उड़ान है उनको सुनिश्चित किया जा सकता है। गगन के दोस्तों बात करें हम गगन के लाभ क्या है, तो ये हवाई यातायात में वृद्धि से निपटने हेतु हवाई यातायात नियंत्रण में सहायक है। फिर भारत का में भूमि परिवहन को प्रबंध करता है, चाहे वह सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, इस तरीके से। और परिशुद्ध कृषि एवं फसलों पर हवाई छिड़काव को संभव बना के किसानों की भी सहायता करता है, क्योंकि देखिए अभी GPS के माध्यम से वो पता चल गया कि इस पर्टिकुलर ज़मीन में ये वाला है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम वहाँ पे बड़े लेवल पे छिड़काव कर सकते हैं, ये संभव है। फिर साथियों जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है वो नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में। इसका क्या है, जो कैनेडी स्पेस सेंटर है US का, वहाँ से इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो थोड़ी सी इससे जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी की बात करें दोस्तों, तो हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले आर्टेमिस 1 मिशन ही हो जाता है।
तो यहाँ पे साथियों स्पेस लॉन्च सिस्टम का उपयोग किया गया था। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो अभी उपयोग किया जाता है। फिर ये विश्व विशेष रूप से जो मानव युक्त डीप स्पेस स्टेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि जो ह्यूमनॉइड मिशन भेजे जाने हैं स्पेस में उसके लिए। फिर यहाँ पर साथियों अगर हम अंतरिक्ष जो ओरियन अंतरिक्ष यान की बात करें जिसका उपयोग किया गया था, तो ये अंतरिक्ष यात्रियों को डीप स्पेस में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था और डीप स्पेस में उड़ान भरने और चंद्रमा के आसपास से उच्च जो गति में वापस आने में भी सक्षम है ओरायन अंतरिक्ष यान। इसके बारे में याद रखिएगा। फिर फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर का ग्राउंड सिस्टम की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये रॉकेट अंतरिक्ष यान के संसाधित पुर्जों आपस में जोड़ने इत्यादि करने के लिए आवश्यक जो भी प्रणालियाँ सुविधाओं से विकसित करने और संचालित करना है। इसका उद्देश्य ये जो है कैनेडी स्पेस सेंटर मतलब जिस तरीके से ये इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर थुम्बा वगैरह बनाया ये सिस्टम। हम आर्टेमिस 1 की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, आगामी आने वाले जो कई साल हैं, आने वाले जो दशक हैं, वहाँ पर चंद्रमा मानव की लंबे समय तक मौजूदगी को संभव बनाने में ये मिशन जो है सहायता करेगा। काफ़ी लंबे टाइम तक लोग चंद्रमा में रह सकें उसके लिए छोड़ा गया है आर्टेमिस 1 मिशन। कुछ तथ्यात्मक जोड़ों की बात करें, कुछ तथ्यात्मक जानकारी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बिना चालक दल वाला ये उड़ान परीक्षण यान है। फिर मानव द्वारा अंतरिक्ष में अत्यधिक दूरी तक अन्वेषण करने के लिए एक प्रकार से आधार और बेस प्रदान करेगा। और दोस्तों जो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली एक प्रकार से महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बना रहा है, यानी कि इसके माध्यम से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को जो है चंद्रमा पर छोड़ा गया है। अभी तक जो लोग गए थे वो पुरुष ही थे। फिर नासा की अंतरिक्ष में अत्यधिक दूरी तक अन्वेषण करने वाली प्रणालियों की एकीकृत परीक्षण है। और आगामी जो आने वाले और भी समय पे दोस्तों इस सीरीज में मिशन भेजे जाएंगे, आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 वगैरह। तो देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई ये नासा का मिशन है, अमेरिका का मिशन है, इसको जॉन ऑफ कैनेडी स्टेशन से छोड़ा गया था। तो ये सब भी नहीं, ये आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है और किस उपग्रह के लिए भेजा गया है, उपग्रह के लिए तो हमने चंद्रमा के लिए छोड़ा है। आने वाले टाइम पे जो लंबे समय तक वहाँ पर डीप एक्सप्लोरेशन को उसको सफल बनाएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों। फिर यहाँ 1969 से 1772 नासा ने अपने अपोलो कार्यक्रम के तहत मानव को चांद पर पहुँचाया था। और आर्टेमिस ग्रीक जो आर्टेमिस जो शब्द आया है साथ में, यहाँ पे क्या है, ग्रीक पौराणिक मान्यताओं में, जैसे हमारे यहाँ की बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ, ऐसे ग्रीक में जो पौराणिक कहानियाँ उसके अकॉर्डिंग जो आर्टेमिस है वो अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी इसको बताया गया है। आर्टेमिस 1 के उद्देश्यों की बात करें दोस्तों, प्रमुख चंद्रोर मिशन की बात करें, तो ये उच्च गति और उच्च तापमान सहन करने संबंधी ओरियन यान के उष्मारोधी कवच को प्रदर्शन करना है कि भाई ये जो हमने सैटेलाइट डेवलप किया है ओरियन, इसकी क्षमता का परीक्षण करना है। फिर चंद्रमा और अंतरिक्ष में उससे आगे भेजे जाने वाले मिशनों के लिए अंतरिक्ष के विकिरण युक्त माहौल का अध्ययन करना है। फिर स्पेस डाउन के बाद ओरियन को फिर से वापस प्राप्त करना है, क्योंकि जो एक प्रकार का ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो इसको वो करना है। ये मतलब ये जो स्पेशल जो मतलब वहाँ पर जो मिशन छोड़ दिया जाएगा, तो इसमें एक पैरासूट के माध्यम से समुद्र में फिर से इसको वापसी लैंड करा लिया जाएगा। तो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो एक प्रकार से रीयूजेबल बन जाएगा। फिर ओरियन के ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम की जांच करना है, क्यूबसैट वगैरह मतलब छोटे जो उपग्रह हैं उनसे स्थापित उनका परीक्षण वगैरह करना है। तो ये इस मिशन का उद्देश्य है। आने वाले टाइम पे जो मिशन है वो 2024 में और 2026 में आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 को छोड़ा जाएगा। कुछ और चंद्रमा के प्रमुख इंपॉर्टेंट मिशन की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो हमने देखा जो मार्स चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 है, 2 मिशन है हमारे। फिर चीन का जो है चांग-ई 1 चीन का पहला चंद्र मिशन है। जापान का हेतैन करके एक मिशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लूनर ऑर्बिटर 1, अपोलो 11 और लूनर रिकॉनसेंस ऑर्बिटर ये है। और पूर्व जो यूएसएसआर के जो मिशन थे वो लूना 1, लूना 2, लूना 3, लूनर सीरीज के जो मिशन थे वो यूएसएसआर ने छोड़े थे, जो अब रसिया का जो पूर्ववर्ती जो एक संगठन है। तो यहाँ पे क्या है, और इसमें जो अंतरिक्ष में उतरने वाला पहला यात्री भी जो है लूना 2 के माध्यम से छोड़ा गया था। दोस्तों अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा सा उसको और बेहतर और सटीकता के साथ, और कहने का मतलब कुल मिला के कि जो हमारी स्पीड है उसको मेंटेन करते हो हम उसको कर लें। बाकी आप प्रॉपरली करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो हमारा जो 4 सब्जेक्ट का जो करंट अफेयर्स करना है उसको हम कर लेंगे। बाकी के जो और भी सब्जेक्ट हैं उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन होती है डार्क कलर की, वो वाली बस चीज़ें आप पढ़ के कवर कर लीजिएगा। जो GS 10 की जो हमारी फाइल है आप उसका उपयोग कीजिए, तो आपको और सटीकता से जानकारी रहेगी कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।